हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद गौरव सर पे। दोस्तों, हम बात करते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2023 जो कि 2024 में आयोजित होना है। दोस्तों, इसमें पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय जो टॉपिक दिया गया है उसमें एक भाग लेंगे पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना। आज जो है इसके विषय में जानेंगे पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना किस प्रकार से किया जाता है, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होते हैं, उस महत्वपूर्ण बिंदु को हम जानेंगे। तो देखते हैं कि जो है ई गवर्नेंस क्या है। तो ई गवर्नेंस केवल ई के बारे में ही नहीं बल्कि यह शासन के बारे में भी है। यह केवल कंप्यूटर और वेबसाइट के बारे में ही नहीं बल्कि नागरिकों और व्यवसायों के लिए सेवाओं के बारे में भी है। ई गवर्नेंस दो शब्दों ई तथा गवर्नेंस शब्द से मिलकर बना है, जिसमें प्रथम शब्द ई इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को इंगित करता है एवं गवर्नेंस क्या करता है। गवर्नेंस का मूल लक्ष्य लोगों का कल्याण करना प्रदर्शित करता है। वर्तमान में वैश्वीकरण के युग में ई गवर्नेंस सुशासन की प्राप्ति का मुख्य उपकरण है, अर्थात सुशासन की प्राप्ति के लिए ई गवर्नेंस जरूरी है। देखते हैं ई गवर्नेंस के चार स्तंभ कौन कौन से हैं। नागरिक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन, पीपुल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एवं रिसोर्सेस। ई गवर्नेंस की सफलता व असफलता इन्हीं चार स्तंभों के आसपास घूमती है। अर्थात ई गवर्नेंस मतलब एक संचार प्रौद्योगिकी शासन तथा नागरिक कल्याण कब होगा, जब नागरिकों की जो है उसमें भागीदारी होगी, उसके प्रक्रिया अच्छी ढंग से जो है किए जाएंगे, प्रौद्योगिकी की उसमें आवश्यकता पड़ेगी तथा अन्य रिसोर्स के माध्यम से ई गवर्नेंस बनाया जा सकता है। ई गवर्नेंस का आशय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार को सरल, नैतिक और उत्तरदायी, जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाने से है। इसे जो है स्मार्ट नाम से जाना जाता है। सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। ऑप्शन दे देंगे आपको, प्रश्न दे देंगे। स्मार्ट किससे संबंधित है, तो ई गवर्नेंस से संबंधित है। इस नए परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का मुख्य ध्येय नागरिक सेवाओं को सहज रूप से उनके द्वार तक पहुंचाना है। सूचना प्रौद्योगिकी के आदर्श प्रयोग में 3 स्तरों सरकार, व्यापार और नागरिकों के मध्य एक सुखद संबंध स्थापित है। हो सकता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आई क्रांति अधिशासन हेतु संभावनाओं के दायरे में एक नया एजेंडा है, जहां से सरकार देश के उत्थान हेतु व्यापक प्रयास कर सकती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम नागरिकों को शासन में भागीदारी बढ़ी है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत की यह जिम्मेदारी है कि वह सूचना व संचार प्रौद्योगिकी को बेहतर प्रयोग कर नागरिकों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाए। वह भी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के साथ इस प्रवृत्ति के साथ भारत के विश्व तथा अन्य देशों के साथ भागीदारी तथा कदमताल कर सकेगा। दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी का सिलेबस ही ऐसा दिया है कि आपको मेंस की भांति दिखाई देगा इसमें, जैसे मेंस वगैरह, पीसीएस मेंस वगैरह में उसमें डिस्क्रिप्टिव में लिखने होते हैं, इसी प्रकार से इसमें निबंध टाइप के दिखाई देंगे कई टॉपिक। लेकिन मूल इसमें टॉपिक केवल 2 ही हैं। आप ध्यान से उसमें जो है एनालिसिस करेंगे उसमें, तो पंचायती राज और योजना, यही 2 अगर जो है आप अच्छी ढंग से याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, पंचायती राज एवं योजना, इसीलिए हमने जो है इसी 2 महत्वपूर्ण टॉपिक पर फोकस किया है। पंचायती राज योजनाओं से आपको मान के चलिए जो है लगभग 50 प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। 20 प्रश्न तो योजनाओं से अवश्य ही हैं, और जब आप पंचायती राज पढ़ेंगे, अन्य भी टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें योजनाएं इंक्लूड हैं, समावेशित हैं। आइए देखते हैं ई गवर्नेंस की परिभाषाएं। यद्यपि ई गवर्नेंस शब्द ने हाल लोकप्रियता प्राप्त कर ली है, फिर भी इस शब्द से कोई मानक परिभाषा नहीं है। विभिन्न सरकारें संगठन स्वयं अपने लक्ष्यों को उद्देश्यों की पूर्ति के आधार पर इस शब्द को परिभाषित करते हैं। कभी कभी ई गवर्नेंस के स्थान पर इस सरकार शब्द का भी प्रयोग करते हैं, जो कुछ व्यापक रूप से परिभाषाएं हो नीचे सूचीबद्ध है। विश्व बैंक के अनुसार ई सरकार का संदर्भ सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, मोबाइल संगणना के प्रयोग से है, जिनमें नागरिकों, व्यवसाय, सरकार के अन्य अंगों के साथ संबंध परिवर्तित करने का सामर्थ्य है। यह प्रौद्योगिकी विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति कर सकती है, जिससे नागरिकों की सरकारी सेवाओं की बेहतर सुपुर्दगी
व्यवसाय और उद्योग बेहतर के साथ परस्पर क्रिया, सूचना तक पहुंच के माध्यम से नागरिकों की अधिकारिता अथवा अधिक सक्षम सरकारी प्रबंधन, इसके परिणाम क्रम भ्रष्टाचार, अधिक पारदर्शिता, अत्यधिक सुविधा, राजस्व वृद्धि कमी हो सकती है, जो है विश्व बैंक के अनुसार परिभाषित है। इसमें जो है आप सब कि क्रम भ्रष्टाचार, अधिक पारदर्शिता, अत्यधिक सुविधा, राजस्व वृद्धि अथवा लागत की कमी, ये जो है किसकी परिभाषा है? तो ये सरकार की जो है परिभाषा है, किसके अनुसार? तो विश्व बैंक। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम के अनुसार गवर्नेंस का संदर्भ नागरिकों के हित के लिए उनके कानूनी अधिकारों व दायित्वों का प्रयोग किसी भी देश के कार्य में प्रबंधन, राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक परिस्थितियों गवर्नेंस को जनता तथा अन्य एजेंसियों को सूचना के प्रसार की सक्षमता, तीव्र और पारदर्शी प्रक्रिया तथा सरकार के प्रशासनिक क्रियाकलापों और को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के प्रयोग के रूप में समझा जा सकता है यूनेस्को के अनुसार। फिर आता है काउंसिल ऑफ यूरोप के अनुसार, इसे आप लोग जो है अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। फिर देखते हैं ई गवर्नेंस के लक्ष्य। नागरिकों के लिए बेहतर सेवाओं का वितरण, पारदर्शिता व उत्तरदायी कायम करना, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार में बेहतर दक्षता स्थापित करना, व्यापार और उद्योगों के मध्य तालमेल बढ़ाना। दोस्तों हम जल्द ही कुछ ही दिनों में कंप्यूटर की क्लासेस शुरू करेंगे एवं आपको एसएससी गुरुकुल के उसमें जो है पीडीएफ उसमें प्रोवाइड नहीं कराया गया है। उसमें जो है ब्लैक बोर्ड, जो वाइट बोर्ड होता है, उसी का जो है वो पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से अथवा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ई गवर्नेंस सेवाएं देख लेते हैं क्या है। ई गवर्नेंस के माध्यम से दी जाने सेवाएं मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सूचना प्रदान करना, प्रसंस्करण दक्षता में सुधार करना, लेन देन की सुविधा को जनक बनाना, अर्थात एक प्रकार से सहज जन सेवा केंद्र की भांति जो कार्य है वही जो है गवर्नेंस सेवाओं के माध्यम से आपूर्ति किया जा सकता है। ई गवर्नेंस की अनिवार्यताएं। आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में सरकार सेवा प्रदाता व समन्वय के रूप में भूमिका निभानी होगी। नागरिकों को शासन में भागीदारी देनी होगी, तभी जाकर भारत ई गवर्नेंस का एक सफल उदाहरण प्रस्तुत कर सकेगा। प्रक्रिया, सरलता, दक्षता, नागरिक दृष्टि, नेतृत्व, प्रौद्योगिकी, स्थापत्य, खुले मानक, संसाधन, समग्र एवं कुशल, नागरिक केंद्रीय, प्रतिबद्धता, विश्वसनीयता, सेवाउन्मुख, ये जो है ये क्या दिए गए हैं? ये ई गवर्नेंस के एक सफल उदाहरण प्रस्तुत करेगा। कब? जो ई गवर्नेंस की ये चीज़ें आवश्यकताएं हैं, प्रक्रिया, सरलता, दक्षता, नेतृत्व, स्थापत्य, खुले मानक, कुशल, बदलाव, सुरक्षा, ये जो है किसके मानक हैं? तो ये ई गवर्नेंस के मानक हैं। ई गवर्नेंस के चरण देख लेंगे। ई गवर्नेंस मूल रूप से कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के साथ ही कंप्यूटरों और संचार प्रणालियों के नेटवर्किंग विकास से संबंध है। विकासशील देशों में ऐसी प्रौद्योगिकियां और प्रणालियां विकसित देशों की तुलना में प्रत्यक्ष समय अंतराल के साथ उपलब्ध हुई। हालांकि भारत के मामले में 1990 के दशक के पूर्वार्ध से आगे तक अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और अवसर की उपलब्धता में अभिमुखता रही है। आमतौर पर यदि कहा जाए तो भारतीय अनुभव प्रदर्शित करता है कि ई गवर्नेंस का प्रारंभिक निम्नलिखित चरणों के माध्यम से आगे बढ़ा है। देखते हैं किस प्रक्रिया के माध्यम से जो है ई गवर्नेंस प्रारंभ हुआ है। ई गवर्नेंस के चरणों में, ई गवर्नेंस का किस चरण में प्रारंभ हुआ है, आइए देखते हैं। कंप्यूटर, नेक्स्ट है नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपस्थिति, ऑनलाइन परस्पर संपर्क, ये जो है ई गवर्नेंस के चरण हैं। फिर है ई गवर्नेंस में परस्पर क्रियाओं के प्रकार। ई गवर्नेंस शासन में विभिन्न हितधारकों के बीच परस्पर क्रिया सुविधाजनक बनाती है। इन परस्पर क्रियाओं को निम्नानुसार किया जा सकता है। कुछ काम रहा काम में। ई गवर्नेंस में परस्पर क्रियाओं के प्रकार। ई गवर्नेंस शासन में विभिन्न हितधारकों के बीच परस्पर क्रिया सुविधाजनक बनाती है। इन परस्पर क्रियाओं का उल्लेख निम्नानुसार किया जा सकता है। पहला दिया है इसे G2G अर्थात सरकार से सरकार। इस मामले में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग न केवल सरकारी संगठनों के कार्यकरण में शामिल सरकारी प्रक्रियाओं के पुनर्गठन में ही, बल्कि विभिन्न संगठनों के भीतर उनके बीच सूचना और सेवाओं के प्रवाह
की वृद्धि के लिए भी किया जाता है। अर्थात सरकार से सरकार के मामले में क्या क्या है इसमें संबंधित, तो ये जो सरकारी कार्यों के लिए ही जो है गवर्नेंस आवश्यक नहीं है, बल्कि अन्य संगठनों के बीच सूचना एवं सेवा प्रदान करने के लिए भी आवश्यक है। जब से फिर है G2C, सरकार से नागरिकों के बीच, ये किसके हैं? ई गवर्नेंस में परस्पर क्रियाओं के प्रकार, मतलब अर्थात दो संस्थाओं के माध्यम से किस प्रकार से गवर्नेंस कार्यान्वित होता है। सरकार से सरकार, सरकार से नागरिक, सरकार से व्यवसाय अर्थात बिजनेस। इसका उद्देश्य लाल फीताशाही को कम करना है। किसका? तो सरकार से बिजनेस। फिर आता है सरकार से कर्मचारी। इसके बाद ई गवर्नेंस के हम लाभ को देखेंगे। ई गवर्नेंस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के सृजनात्मक प्रयोग द्वारा सुविधायुक्त शासन में सुधार से संबंधित है। ई गवर्नेंस से निम्नलिखित लाभ हैं: नागरिकों को सरकारी सेवाओं की बेहतर आपूर्ति, सूचना तथा पहुंच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण, व्यापार तथा उद्योग के साथ बेहतर अंतर क्रियाएँ, अधिक दक्ष सरकारी प्रबंधन, प्रशासन में अल्प भ्रष्टाचार, प्रशासन में पारदर्शिता की वृद्धि। प्रशासन की प्रक्रिया में लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म जिसे कहा जाता है, इंग्लिश वर्ड है रेड टेपिज्म। साथ इसमें क्या होता है कि कंपनियों को जब आती हैं निवेश करने के लिए तो उन्हें भूमि के लिए भी काफ़ी विवाद करना पड़ता है। फिर उसके बाद काफ़ी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, इससे कि वे लोग इस निवेश करने में यहाँ से कतराते थे। ये इसको जो है लाल फीताशाही को ख़त्म किया गया। शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बेहतर नियोजन समन्वय, सुशासन की प्रक्रिया में व्यापक नागरिक भागीदारी, लोक प्राधिकारी एवं नागरिक समाज के बीच संबंधों में सुधार, सरकार की वैधता एवं वृद्धि। तो मूलभूत आप जो है ई गवर्नेंस के क्या लाभ हैं, क्या उद्देश्य हैं, ई गवर्नेंस क्या है, इन चीज़ों को आवश्यक रूप से याद रखिए। बाकी शेष चीज़ें भी यदि आपसे हो सके तो उसे भी तैयार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अब लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए योजनाओं से संबंधित। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपको विश्वास होगा एग्ज़ाम के आते आते कि हमने काफ़ी कुछ अच्छी तरह से पढ़ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको चैनल को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें।